अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में टॉपिक है हमारा आज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये इंतहाई अहम टॉपिक है एमडी सेट के लिहाज से भी और बोर्ड है इम्तहानात से भी रिलेटेड। ये जो है बहुत अहम टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है ये लेक्चर हमारा चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसे एक दफ़ा देख लें। और दूसरा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में दरअसल एनर्जी रिलीज होती है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब आपको पता है एनर्जी जो है वो हर जानदार ही ज़रूरत है। एनर्जी नीड यानी एनर्जी जो है वो हर जानदार ही ज़रूरत है। अब जानदार हो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए दुनिया में वाहिद ज़रिया जो है वो है सूरज। जानदार एनर्जी लेता है सन से, सन लाइट ही मदद से वो लाइट लेता है। लेकिन जो जानदार है, जो इंसान है, जानवर है, वो डायरेक्ट सूरज ही लाइट हो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर एब्जॉर्ब कर भी ले तो ये उसे यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं बदल पाते, जिस वजह से उस एनर्जी एब्जॉर्ब करने का भी फायदा नहीं होता। तो सनलाइट जो है ये वाहिद जरिया है प्लैनेट अर्थ पर एनर्जी है। सनलाइट से एनर्जी जज़ब हर है। फिर दूसरा चीज जो ये है कि आप सनलाइट एनर्जी हो एब्जॉर्ब करें और उसे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल है उस जो एनर्जी ही फॉर्म बदली है उसे ही कंज्यूम करें और उससे एनर्जी लें। तो फिर एनर्जी हो सनलाइट हो जज़ब किया जाता है और उसे यूजेबल कार्बन कंपाउंड में बदला जाता है, यानी उससे ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसमें सनलाइट को बदल है केमिकल एनर्जी ही फॉर्म में बदल लिया जाता है। जब केमिकल एनर्जी ही फॉर्म में बदल लिया जाता है उस कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कंज्यूम करते हैं और उस मॉलिक्यूल से बाद में वो जो सनलाइट जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में, उस केमिकल एनर्जी को बाद में तोड़ा जाता है। उस एनर्जी से फिर हम अपने जिस्म की ज़रूरियात को पूरा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज किया जाता है सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और ये कार्बोहाइड्रेट से अंडर आता है, मोनोसैकेराइड है। इसे यूज करते हुए इसकी ब्रेकडाउन की जाती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है और हमारा जिस्म उसे इस्तेमाल करता है। नंबर 2 पे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब जानदार जो हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं और दूसरे वो जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते। इस बेस पे हम जानदारों को दो जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लेस एनर्जी वाले होते हैं, इनमें एनर्जी थोड़ी होती है, ये पुअर एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। जब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड्स होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक जो है वो कंटेंट ज़्यादा होता है कार्बन और हाइड्रोजन और इनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है ऑटोट्रॉफ्स में। दूसरे नंबर पर हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं बदल पाते, यानी ये लाइट एनर्जी हो एब्जॉर्ब कर भी लें तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं बदल पाते, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर नहीं होती और उसे बाद में फर्दर यूज नहीं किया जाता। ऑटोट्रॉफ में
वो तमाम चीज़ें आ जाए ही, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाए हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स में, इसके बाद एल्गी में, इसके बाद सम बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका मतलब है ये सारे जानदार जो हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ कौन हुआ? एनिमल्स हुए, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, फंजाई है, ये सारे के सारे जानदार जो हैं ये हेटेरोट्रॉफ हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब ये ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सिंथेसाइज कर लेते हैं तो सिंथेसाइज करने के बाद उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दो तरह से इस्तेमाल हैं। या तो हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही सिंथेसाइज करना है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑटोट्रॉफ के ज़रिए से सिंथेसाइज करवाए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म में कोई न्यू मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा लें। या फिर दूसरा इस्तेमाल ये है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने बनाया हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने बनाया हुआ है, उससे ब्रेक डाउन करवाएं, उससे एनर्जी रिलीज करवाएं और उस एनर्जी से जो नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाएं। यानी है ये मॉलिक्यूल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं। कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो रही होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही बेस पे भी हम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है एंडोथर्म और एक्टोथर्म। एंडोथर्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक हीट जनरेट करवाते हैं, यानी अपने जिस्म में मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। उस मेटाबॉलिज्म की जो मिसाल है वो कैटाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से इस्तेमाल करते हुए, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो जानदार अपने जिस्म ही एनर्जी हो, अपनी एनर्जी इंटरनल टेम्परेचर हो मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक्टोथर्म वो जानदार हैं या वो एनिमल्स हैं या वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट बाहर से जज़ब करते हैं। जो बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हीट ली जाती है उसे हम बोलते हैं एक्टोथर्म। और जो अपनी बॉडी ही नीड के लिए जो एनर्जी लेते हैं वो अपने ही अंदर से पैदा करवाएं, यानी मेटाबॉलिक हीट से ही पैदा करवाएं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्म। इसका मतलब है हम जो ह्यूमंस आ जाते हैं वो एंडोथर्म में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मेटाबॉलिक हीट से ही अपने इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करवाते हैं, तो हम एंडोथर्म ही एग्जाम्पल है। ह्यूमन जो होते हैं ये एंडोथर्मिक हैं, ये ह्यूमन जो है ये एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। तो हम जो है वो एंडोथर्मिक हैं, यानी हीट खुद प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हमने हीट अंदर ही प्रोड्यूस करवानी है अपने जिस्म में, तो फिर वह कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस्तेमाल होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? तो हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो रिस्पिरेटरी फ्यूल इस्तेमाल होता है, एनर्जी फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है इसके साथ एक मसला है, ये जो है ये स्टेबल कंपाउंड है। अब ये अनस्टेबल होता तो ये रिएक्शन में हिस्सा भी लेता। अब ये ग्लूकोज जो है ये स्टेबल है, इसे रिएक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसे हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं है
तो फिर हम इसे एनर्जी, या जाहिर बात है ये रिएक्शन में हिस्सा ले, बॉन्ड्स टूटे, उससे एनर्जी रिलीज हो, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कन्वर्ट हो, फिर वो हम यूज करें। लेकिन जब ये स्टेबल है, रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसे हर रिएक्शन में हिस्सा दिलवाना है तो फिर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट आर केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हो इनिशिएट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी चाहिए वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो जाहिर बात है इसकी जो अपना एनर्जी लेवल है वो हाई है, वो तो ये है, और इससे जो कंपाउंड्स बनने हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उन्हीं एनर्जी ये है। लेकिन इसे इतनी एनर्जी दी जाए ही, इसे पहले स्टेबल से अनस्टेबल किया जाएगा, तब ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है और फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी ये है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबिलिटी के लिए इतना जो बैरियर है वो चाहिए। अब इतनी जिस्म है पास, अपने पास एनर्जी नहीं है, वो स्टेबल हो, पहले अनस्टेबल हरे, फिर वो रिएक्शन में हिस्सा ले और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने, नेचर ने बॉडी में एंजाइम पैदा करवाए हैं। एंजाइम जो होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। जब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करें है तो ये पहले हर इतनी चाहिए, तो अब ये शायद इतनी चाहिए, उसी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंजाइम जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, रिएक्शन तेज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ से बाद अब एटीपी एनर्जी जो पैदा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पैदा करवाई जाती है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड है, कंपोनेंट है 3, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड। ये तीनों कंपोनेंट मिले तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। असल में ये एमसीक्यू आता है, एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, मोनोसैकेराइड है या फैटी एसिड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एनर्जी करेंसी के तौर पर जिस्म में इस्तेमाल होता है। हम यानी जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जिस्म में वो होता है एनर्जी करेंसी। इस किसी और फॉर्म में हमारे जिस्म में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। एटीपी जब टूटता है, टूटने से मराद हाइड्रोलाइसिस होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस होती है तो कैटाबॉलिज्म होता है, कोई बड़ी चीज टूटती है। एनाबॉलिज्म हो तो कंडेंसेशन होती है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो, वाटर इसमें ऐड होता है, तो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब है एटीपी में से जब एडीपी बनता है तो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है ये सेपरेट होता है। जाहिर बात है अब 3 फास्फेट लाइन में जुड़े हैं, आखिर वाला फास्फेट उतार दें तो बांड टूटे है तो एनर्जी रिलीज होती है। 30.5 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है 1 मोल टूटे एटीपी है तो 30.5 किलोजोल एनर्जी रिलीज होती है। अगर किलो कैलोरी में बात करें तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये दोनों एमसीक्यू हैं। अब एडीपी जब एएमपी में टूटता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, तो यहाँ पे एडीपी में से एएमपी बनने के दौरान एक और फास्फेट रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलोजोल एनर्जी पर मोल और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एएमपी जो फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाए तो पीछे एडिनोसिन बचता है, लेकिन इस दफा जो फास्फेट से एनर्जी बांड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है वो ओनली 14.2 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूमन इंसान जो होते हैं ये दिन भर में 24 आवर्स में 40 किलोग्राम एटीपी एनर्जी यूज करते हैं।
अब है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी जो सिंथेसाइज होता है ये हीमियोस्मोसिस के जरिए से सिंथेसाइज होता है। हीमियोस्मोसिस में जब ये एक दफ़ा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इनसाइड मूव करे मेम्ब्रेन है, और फिर ये दोबारा जो एटीपी सिंथेज मशीनरी है, एटीपी सिंथेज मशीनरी है, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला लेक्चर याद हो तो इनर मेम्ब्रेन में नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आपने F1 या F पार्टिकल्स पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, तो वहां से जब ये यहाँ से दोबारा बाहर की तरफ जाते हैं, तो बाहर की तरफ जब ये जाते हैं तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज मशीनरी रोटेट करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है ये मशीन चलती है, तो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। अब बाज बुक्स में ये लिखा हुआ है 3 प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर हो तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उसमें 4 प्रोटॉन जो है वो 1 एटीपी बनाते हैं। बहरहाल अभी पुरानी जो लिटरेचर में चल रहा है वो 3 प्रोटॉन ही चल रहे हैं। तो ये सारा एक तमहीद बांधी हुई है सेलुलर रिस्पायरेशन को समझाने के लिए, यानी इसमें एटीपी भी पैदा होती है। हम जो जानदार हैं हम एंडोथर्म है यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए से ही एनर्जी प्रोड्यूस फरमाए हैं। हम हीट्रोट्राफ में आते हैं, यानी हम जो हीट्रोट्राफ हैं ऑटोट्राफ पे डिपेंडेंट है, क्यों है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हमें प्लांट करके देता है। प्लांट में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, फिर हम वो कंज्यूम करते हैं। इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हमारे जिस्म में होती है, एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं। वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। उसे एक्टिवेशन करने के लिए हमारे जिस्म में एंजाइम्स होते हैं और हमारे अंदर ब्रेकडाउन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। हमारे जिस्म में जो नए कंपाउंड बनते हैं वही एनर्जी इस्तेमाल होकर नए कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन सारे प्रोसेस के लिए हमारे जिस्म में सेलुलर रिस्पायरेशन का होना लाजमी है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन है क्या? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म होता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे मॉलिक्यूल में, उससे एनर्जी रिलीज होती है। डेफिनेशन ही बात करें तो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेलुलर रिस्पायरेशन है जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, बाय विच लिविंग सेल ऑब्टेन एनर्जी थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ है एनर्जी हासिल की जाती है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो 2 तरह ही है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये विदाउट ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब है जब एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ था प्लेनेट अर्थ पर, लाइफ जो है वो बिल्कुल अभी शुरू हुई थी, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट नहीं हुई थी, तो उस दौरान जो रिस्पायरेशन होती थी वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती थी। एवोल्यूशन हुई, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुई, जिसकी वजह से अब ये एरोबिक रिस्पायरेशन जो है एडवांस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है। एनएरोबिक जो है ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जो ऑर्गेनिज्म ये रिस्पायरेशन करते हैं उन्हें हम एनएरोब्स बोलते हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट और सम टाइम ह्यूमंस में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारे सेल को ऑक्सीजन ही ज्यादा जरूरत होती है। ऑक्सीजन ही डेफिशिएंसी होने की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में अगर एटीपी जो पैदा होते हैं वो सिर्फ ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये 2 स्टेप्स पर कंसिस्ट करती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्लांट्स में होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनिमल्स में होती है, एनिमल्स और इंसानों दोनों में। एरोबिक रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म, वो जो ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं वो एरोब्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एरोब्स हैं। अब तमाम जानदार जो हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन पे शिफ्ट हो चुके हैं। यील्ड ही बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी देता है और यूकैरियोटिक सेल में 36 एटीपी देता है। ये दोनों जो हैं एमसीयू हैं। प्रोकैरियोट्स में कितनी यील्ड है और यूकैरियोट्स में कितनी यील्ड है, एटीपी ही। उसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेप्स पे होती है। ग्लाइकोलाइसिस, ये वाली ग्लाइकोलाइसिस और ये वाली ग्लाइकोलाइसिस जो है ये सिमिलर है। ये दोनों ऐसा पाथ है, ऐसा रिएक्शन है, ऐसे स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में सेम है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये दोनों में स्टेप सेम है। तो इसका ये भी एमसीक्यू बनता है, ये रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप है जो दोनों में सिमिलर है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद इसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। इसमें नंबर 2 पे जो स्टेप होता है वो है क्रेब्स साइकिल और नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे हम ईटीसी के नाम से भी बोलते हैं। इसके बाद है रिस्पिरेटरी फ्यूल। हमने जो एनर्जी प्रोडक्शन करवानी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसके लिए फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इस्तेमाल होता है और उससे एनर्जी पैदा करवाई जाती है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है पायरोविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरोविक एसिड बनते हैं। 2 पायरोविक एसिड, ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरोविक जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल बने हैं। अब पायरोविक एसिड ही फेट इस पे डिपेंड करती है, किस्मत इस पे डिपेंड करती है तो उसे ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऑक्सीजन ही प्रेजेंस है ना हो, तो फिर फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो उसके रिजल्ट में 2 तरह की रिस्पायरेशन होती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, अल्कोहल बनती है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, इसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नहीं तो फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई और इसमें सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होता। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो पढ़े हैं। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।